तो दोस्तों फाइनली आप सभी का जो कमेंट आ रहा था उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आप सभी ने बहुत बहुत स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर फिजिक्स का वीडियो जो है वो हिंदी में बनाइए। ठीक है, तो फाइनली मैं आप सभी के लिए फिजिक्स का वीडियो जो है वो हिंदी में लेकर के आया हूं, जो कि आप सभी का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में। तो दोस्तों जैक बोर्ड क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका 22 मार्च 2023 को फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए जो है ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। फिजिक्स का 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन बताऊंगा। सारा क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आप सभी का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आप सभी का एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी की डिमांड पर मैं आप सभी को हिंदी में वीडियो दे रहा हूँ, तो जो जो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बेल के आइकन को प्रेस करो, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का फैराडे नियम लिखिए। ठीक है, फैराडे नियम लिखना है इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, तो उत्तर देख लीजिए हम लोग। फैराडे प्रथम नियम, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ होता है, प्रथम नियम हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से गुजरने वाले विद्युत आवेश के परिणाम के सीधे आनुपातिक होती है। एक इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से गुजरने वाले विद्युत आवेश के परिणाम के सीधे आनुपातिक होती है। ठीक है, आगे हो जाएगा फैराडे द्वितीय नियम, फैराडे का जो दूसरा नियम था, सेकेंड लॉ। ठीक है, विद्युत आवेश के समान परिणाम के दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से गुजरने पर इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाले विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान उनके रासायनिक समकक्ष वजन के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग जो है नोट कर लीजिए। मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं आप सभी को जो है एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ को बताऊं, तो आंसर बस आप सभी को बता दे रहा हूं, आप लोग जो है नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट नियम इलेक्ट्रोलाइसिस का, और ये हो जाएगा सेकेंड नियम। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास कि संचार प्रणाली के लिए आवश्यक क्या है। संचार प्रणाली के लिए आवश्यक क्या है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कि संचार प्रणाली के लिए आवश्यक है पहला ट्रांसमीटर। ठीक है, तो ट्रांसमीटर का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। ट्रांसमीटर का डिफिनेशन हो जाएगा कि यह एक उपकरण है जिसका उपयोग संदेश सिग्नल को चैनल के माध्यम से प्रसारित करने के लिए उपयुक्त रूप से परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा कि चैनल या माध्यम। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि यह वह माध्यम है जिसके माध्यम से प्रेरित सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड पॉइंट। आगे चलते हैं, इसका थर्ड पॉइंट देखिए। इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा रिसीवर। तो यह एक उपकरण है जो ट्रांसमीटर द्वारा प्रेषित सिग्नल को प्राप्त करता है। यह एक उपकरण है जो ट्रांसमीटर द्वारा प्रेषित सिग्नल को प्राप्त करता है, इसे संदेश सिग्नल के रूप में परिवर्तित करता है, और इसे सूचना के उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जो है आप लोग वो नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पीएन संधि डायोड के अग्र बायस और पक्ष बायस से आपका क्या तात्पर्य है? पीएन संधि डायोड के अग्र बायस और पक्ष बायस से आपका क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस यानी कि फॉरवर्ड बायस और जो है और एक बायस बताना है। तो फॉरवर्ड बायस का इस पर डिफिनेशन लिखेंगे कि सेल के सेमीकंडक्टर टर्मिनल का पी साइड और सेल का एन साइड और सेमीकंडक्टर का एन साइड सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, और पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फॉरवर्ड बायस का सही उत्तर। आगे चलते हैं, उत्क्रमित बायस। ठीक है, उत्क्रमित बायस का यहाँ पे डिफिनेशन हो जाएगा कि जब पी पक्ष एससी सेल के ई नेगेटिव टर्मिनल और एससी के एन साइड से जुड़ा है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, और पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, उत्क्रमित बायस और फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो ये आप लोग जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि मॉड्यूलन क्या है। ठीक है, मॉड्यूलन क्या है, विभिन्न प्रकार के मॉड्यूलन क्या है, मॉड्यूलन बताना है और विभिन्न प्रकार का मॉड्यूलन बताना है। तो पहले हम लोग मॉड्यूलन का डिफिनेशन देखेंगे। तो मॉड्यूलन का जो हमारा परिभाषा हो जाएगा कि कम सिग्नल क्षेत्र को उच्च सिग्नल फ्रीक्वेंसी पर चढ़ाने की प्रक्रिया को मॉड्यूलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कम सिग्नल क्षेत्र को उच्च सिग्नल फ्रीक्वेंसी पर चढ़ाने की प्रक्रिया को मॉड्यूलन के रूप में जाना जाता है। आगे देख लीजिए, आगे हमारा हो जाएगा पहला आयाम मॉड्यूलन, दूसरा चरण मॉड्यूलन और तीसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मॉड्यूलन का जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट टाइप। तो ये हो जाएगा हमारा मॉड्यूलन क्या है और विभिन्न प्रकार के मॉड्यूलन। तो इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि विभव मापी और वोल्ट मीटर में कोई दो अंतर दीजिए। विभव मापी और वोल्ट मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विभव मापी का देखेंगे। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि सेल के ईएमएफ को बहुत सटीक रूप से मापे। सेल के ईएमएफ को बहुत सटीक रूप से मापे। दूसरा, करंट को मापते समय ज्ञात ईएमएफ स्रोत से कोई करंट नहीं खींचता है। ठीक है, करंट को मापते समय ज्ञात ईएमएफ स्रोत से कोई करंट नहीं खींचता है। तीसरा, संवेदनशीलता अधिक होती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि संवेदनशीलता अधिक होती है। आगे हम लोग वोल्ट मीटर का पॉइंट देखेंगे। वोल्ट मीटर का पॉइंट, तो वोल्ट मीटर का जो हमारा पहला पॉइंट होगा कि सेल का लगभग ईएमएफ मापे। सेल का लगभग ईएमएफ मापे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि करंट को मापते समय ज्ञात ईएमएफ स्रोत से कोई करंट नहीं खींचता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा और लास्ट पॉइंट हो जाएगा कि संवेदनशीलता इसमें कम है। ठीक है, उसमें संवेदनशीलता जो है वो अधिक होता है और इसमें संवेदनशीलता कम होती है। तो ये हमारा हो जाएगा सेल ईएमएफ और वोल्टमीटर का जो है वो विश्वमापी और वोल्टमीटर का डिफिनेशन। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि आइसोक्लिनिक और आइसोगोनिक रेखाएं क्या है। आइसोक्लिनिक और आइसोगोनिक रेखाएं के बारे में हमें जो है वो डिफिनेशन देना है। तो सबसे पहले हम लोग आइसोक्लिनिक रेखाएं देखेंगे। तो आइसोक्लिनिक रेखाएं का डिफिनेशन हो जाएगा कि मानचित्र पर एक रेखा जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर डिप्स के बिंदुओं को जोड़ती है। मानचित्र पर एक रेखा जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर डिप्स को बिंदुओं को जोड़ती है, इसे आइसोक्लिनिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आइसोक्लिनिक कहते हैं। आगे हो जाएगा देखिए कि समद्विबाहु रेखाएं ग्लोब की सतह पर या उन स्थानों को जोड़ने वाले चार्ट पर खींची गई रेखाएं जिन पर वास्तविक उत्तर में भूमध्य रेखा से चुंबक की सुई का विचलन समान होता है। ठीक है, ग्लोब की सतह पर या उन स्थानों को जोड़ने वाले चार्ट पर खींची गई रेखाएं जिन पर वास्तविक उत्तर में भूमध्य रेखा से चुंबक की सुई का विचलन समान होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एलईडी क्या है। एलईडी क्या है, दो का उल्लेख करें या आवेदन पत्र है। ठीक है, दो इसका जो है आवेदन यानी कि दो एप्लीकेशन को बताना है और एलईडी का डिफिनेशन। तो एलईडी का डिफिनेशन हमारा हो जाएगा कि लाइट एमिटिंग डायोड, इसको लाइट एमिटिंग डायोड बोला जाता है। ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड पारंपरिक गर्मागर्म लैंप का विकल्प है। इसका उपयोग आवश्यक रंग के प्रकाश के मोनोक्रोमेटिक बिन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आवश्यक रंग के प्रकाश के मोनोक्रोमेटिक बिन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह फॉरवर्ड बेस के तहत काम करता है और यह फॉरवर्ड बेस के तहत काम करता है। आगे हो जाएगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निचले स्तर तक जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि उच्च स्तर से निचले स्तर तक जाता है तो एक फोटोन उत्सर्जक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डिफिनेशन एलईडी का। अब हम लोग इसका आवेदन देखेंगे यानी कि एप्लीकेशन देखेंगे। आवेदन, तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा हो जाएगा कि कम परिचालन वोल्टेज और कम बिजली की आवश्यकता। कम परिचालन वोल्टेज और कम बिजली की आवश्यकता। इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि कोई गर्म समय की आवश्यकता नहीं है। कोई गर्म समय की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर एलईडी और एलईडी का एप्लीकेशन का। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि रेडियोधर्मिता क्या है। रेडियोधर्मिता क्या है? अल्फा किरणों और बीटा किरणों के दो गुणों का उल्लेख कीजिए। रेडियोधर्मिता क्या है और अल्फा किरणों और बीटा किरणों के दो गुणों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले हर एक चीज़ को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले रेडियोधर्मिता, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि कई अस्थिर नाभिक अनायास कम द्रव्यमान के नाभिक में लेकिन नाभिक के विभिन्न संयोजन के साथ क्षय हो सकते हैं। विकिरण के सहज उत्सर्जन की इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। ठीक है, कई स्थिर नाभिक अनायास
कम द्रव्यमान के नाभिक में लेकिन नाभिक के विभिन्न संयोजन के साथ क्षय हो सकते हैं। विकिरण के सहज उत्सर्जन की इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अल्फा का गुण। अल्फा कणों का गुण क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा अल्फा कण हीलियम नाभिक के समतुल्य होते हैं। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समतुल्य होते हैं। दूसरा देख लीजिए, दूसरा हो जाएगा कि इनमें 2 इकाई धनावेश होता है। इनमें 2 इकाई धनावेश होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 4 गुना के बराबर होता है। इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 4 गुना के बराबर होता है। ठीक है, अब बीटा कणों के गुण। अब बीटा कणों के गुण देखेंगे तो बीटा कण का पहला गुण हो जाएगा कि इसकी अनायन क्षमता अल्फा कणों से कम होती है। इसकी अनायन क्षमता, आयनन क्षमता जो होती है वो अल्फा कणों से कम होती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि वे फोटोग्राफिक स्थान को प्रभावित करते हैं। वे फोटोग्राफिक स्थान को प्रभावित करते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि वे विद्युत और चुंबक के क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होते हैं। वे विद्युत और चुंबक के क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होते हैं। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि विभिन्न प्रकार के मॉड्यूलन क्या है? विभिन्न प्रकार के मॉड्यूलन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कि 3 प्रकार के मॉड्यूलन होते हैं। पहला आयम मॉड्यूलन, तो उसका आयम मॉड्यूलन का डिफिनेशन लिखेंगे कि जब वाहक तरंगों का आयम मॉड्यूलक तरंगों के आयम के अनुसार भिन्न होता है, मॉड्यूलन को आयम मॉड्यूलन कहा जाता है। ठीक है, उस मॉड्यूलन को आयम मॉड्यूलन कहा जाता है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन, तो जब मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी के अनुसार कोणीय फ्रीक्वेंसी में बदलाव किया जाता है तो मॉड्यूलेशन को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डिफिनेशन। आगे चलते हैं, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह है चरण मॉड्यूलन। ठीक है, चरण मॉड्यूलन, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि जब चरण मॉड्यूलेटिंग तरंग के चरण के अनुसार भिन्न होता है तो मॉड्यूलेशन को चरण मॉड्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, जब चरण मॉड्यूलेटिंग तरंग के चरण के अनुसार भिन्न होता है तो मॉड्यूलेशन के चरण को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, चरण मॉड्यूलेशन कहा जाता है। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्रांतिक कोण को परिभाषित करें। क्रांतिक कोण को परिभाषित करना है और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्रांतिक कोण को परिभाषित करेंगे तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण क्या होता है 90 डिग्री हो जाता है, वह क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगा क्रांतिक कोण का डिफिनेशन। आगे देख लीजिए, आगे हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति। पहला पॉइंट हो जाएगा कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश की किरण को क्या होना चाहिए कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ठीक है, आप सभी की डिमांड पे हिंदी पर भी वीडियो ला दिया, तो बस आप सभी को करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बेल के आइकन को प्रेस करना है। कमेंट करके बताओ यदि आप सभी को हिंदी में और वीडियो चाहिए तो मैं और वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।